हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो अभी तक हमने नॉर्मल रेशियो मेथड पढ़ लिया, एवरेज मेथड पढ़ लिया। आज आगे स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा। आज स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइटोग्राफ क्या होता है। हाइटोग्राफ क्या होता है? तो हाइटोग्राफ एक ऐसा ग्राफ होगा, मानो एक ग्राफ है। मान लो आपकी किसी टाइम पे कितने इंटेंसिटी से बारिश हो रही थी। मानो कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में किस में होगा, ये सेंटीमीटर पर आवर में, कि 2 सेंटीमीटर पर आवर्स के हिसाब से बारिश हो रही थी। फिर 3 से 5 बजे के बीच में कुछ 3 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से बारिश हो रही थी। फिर उसके बाद 5 बजे से 7 बजे के बीच में कुछ 1 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से बारिश हो रही थी। 7 से 9 बजे के बीच में कुछ 0 की इंटेंसिटी से बारिश होती, मतलब बारिश हो ही नहीं रही थी। और 9 से 11 बजे के बीच में कुछ 4 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से बारिश हो रही थी। समझ ली, ये मान के चलो आप, ठीक है। टाइम इंटेंसिटी, ठीक है। तो जिसका पहला पॉइंट है, हाइटोग्राफ का जो पहला पॉइंट है ये होता है आ हाइटोग्राफ is a plot of the a haitograph is a plot of the intensity of rainfall against the time इंटेंसिटी। क्या मतलब है इसका? ये जो लाइन होगी जो वाई एक्सिस पे है, ये हमको क्या देगा? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। और ये क्या देगा हमको एक्स एक्सिस पे? ये हमें टाइम के बारे में बताएगा, ठीक है। ये देख लेना। तो मान लो कि अगर 1 से 3 बजे के बीच में 2 सेंटीमीटर पर आवर की बारिश हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये याद रखना, इसमें हाइटोग्राफ में कौन सा कर्व बनता है? रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटेंसिटी। ये मेन है इसमें, ये ज़्यादा मेन नहीं है कि हाइटोग्राफ क्या देता है हमको। हाइटोग्राफ देता है हमको, ग्राफ देता है, किसके बीच में देता है? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में कब देता है हमको, ठीक है। ये याद रखना, ये वाला लाइन, बस ये लाइन याद रखनी है। अब मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से कि एक्चुअली होता कैसे है। तो मानो ये, ठीक है, ये इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है। किस में आएगा? ये सेंटीमीटर पर आवर में। ये कुछ टाइम के टर्म्स में। मानो यहाँ पे 1 बारिश, 2 बारिश, 3, 4, 5, कुछ 6 तक बारिश हुई, ठीक है। टाइम ले लेते हैं हम कितने से? 1 बजे से 3, 5, 7, 9 और 11, ठीक है। ये ग्राफ बनेगा, ऐसे ग्राफ बनेगा। इंटेंसिटी ऑफ, ये याद रखने वाली चीज़ है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। तो सबसे पहले 1 बजे से 3 बजे के बीच में कितनी बारिश हुई? 2 की, ठीक है। कितने की बारिश हुई? 2 की बारिश हुई।
फिर 3 से 5 बजे के बीच में कितने की बारिश हुई, 3 की बारिश हुई। तो ये ऐसे बनेगा, ये एक बार चार्ट बनता रहेगा। ये तो 5 से 7 के बीच में कितनी बारिश हुई, वो भी 1 की बारिश हुई, 1 की बारिश। फिर 7 से 9 के बीच में कितनी बारिश हुई, कोई बारिश नहीं हुई तो ये खाली रहेगा। और फिर 9 से 11 के बीच में 4 की बारिश हुई, 4 की बारिश हुई। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ये क्या, इसका बार चार्ट है। ठीक है, फिर अब इसके आगे लिखेंगे, जो इसमें पहला पॉइंट तो लिख लिया होगा, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, और उसके बीच में कर्व बनाता है, टाइम के बीच में कर्व बनता है इसका, हाइटोग्राफ का। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आएगा वैसे तो। दूसरा पॉइंट है इसमें, द हाइटोग्राफ इज डिराइव्ड फ्रॉम मास कर्व। इसके आगे पढ़ेंगे, मास कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो उस मास कर्व से, उस मास कर्व की हेल्प से हम हाइटोग्राफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हाइटोग्राफ भी निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं हाइटोग्राफ, मास कर्व की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। वो आगे पढ़ेंगे कि होता क्या है मास कर्व। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज बार चार्ट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज बार चार्ट। जो ये बने हुए हैं ये सारे बार चार्ट हैं। फिर इसका चौथा पॉइंट आता है कि एरिया अंडर ए हाइटोग्राफ रिप्रेजेंट area under a haitograph represents the total precipitation received in that period। क्या बोल रहा है कि जो एरिया अंडर हाइटोग्राफ है, ये एरिया अंडर हाइटोग्राफ है, ये पूरा हाइटोग्राफ बना हुआ है। इसके अंदर जो ये जो शो कर रहा है ये एरिया, वो क्या दर्शाता है, किसी टाइम के बीच में कितनी प्रेसिपिटेशन हुई वो दर्शाता है। ठीक है, ये याद रखना। इसमें क्या क्या याद करने की चीज़ है, ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं है कि ड्राइव फ्रॉम मास का भी ये नहीं आ सकता। ये आ सकता है कि इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एस बार चार्ट, कि कौन से ग्राफ को हम बार चार्ट के उससे शो कर सकते हैं, वो क्या होगा, हाइटोग्राफ होगा। ठीक है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ याद करने वाली इसमें जो हाइटोग्राफ में जो याद करने वाली चीज़ है वो सिर्फ ये वाली याद करने की चीज़ है कि इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल जो होता है सेंटीमीटर पर आवर वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। बस ये वाली याद रखने की चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में जो कब बनता है उसको याद करते हैं। फिर दूसरा आता है हमारे पास मास कर्व। मास कर्व क्या होता है, अब पढ़ते हैं हम मास कर्व। मास कर्व क्या होता है, ठीक है, मास कर्व पढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास मास कर्व ऑफ रेनफॉल। मास कर्व ऑफ रेनफॉल, मानो एक ग्राफ है, ठीक है, एक्सिस है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, ठीक है, नीचे टाइम आवर्स में और ऊपर क्या होगा, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल, ठीक है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई मान लो यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम है, इंटेंसिटी है और एक्यूमुलेटेड रेनफॉल है,
ठीक है, कि हमने माना कि 1 बजे से 3 बजे के बीच में 2 इंटेंसिटी से बारिश हुई, 3 से 5 बजे के बीच में 3 से बारिश हुई, 5 से 7 बजे के बीच में 1 बारिश हुई, 7 से 9 0 बारिश हुई, और 9 से 11 2 बारिश हुई। ठीक है, ये हो गया। 1 से 3 2 बारिश हुई, ठीक है फ्रेंड, कि 1 से 3 2 बारिश हुई, 3 से 5 3 बारिश हुई, 5 से 7 1 बारिश हुई, 7 से 9 0 बारिश हुई, और 9 से 11 2 बारिश हुई। तो अगर ये डेप्थ देगा, डेप्थ के बारे में बताएगा, तो कितना बताएगा? 1 से 3 के बीच में कितनी बारिश हुई? 2 बारिश हुई। ठीक है, 2 बारिश हुई। तो कैसे में, ये किस में होता है? इंटेंसिटी टेस्ट सेंटीमीटर पर आवर, मतलब पर घंटे 2 बारिश हुई। कितना टाइम का इंटरवल, कितने गैप का है? 2 घंटे का है। 2 घंटे में 2 की इंटेंसिटी से बारिश होगी तो 4 सेंटीमीटर का डेप्थ देगा। 4 सेंटीमीटर का डेप्थ देगा। आप खुद ही देख लो ना, 2 घंटे की बारिश हुई और इंटेंसिटी कितनी है? 2 सेंटीमीटर पर आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, डेप्थ दे देगा ये कितनी बारिश हुई है। ठीक है, अब मानो इसके बीच में 3 की बारिश हुई, 2 की बारिश हुई, 2 घंटे का 4। तो उसी तरह यहाँ पे कितना होगा? 2 का गैप है, 2 घंटे का गैप है, 3 के हिसाब से बारिश हो रही तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे इसमें होगा, 1 बारिश हो रही है 2 घंटे के अंदर में, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका तो 0 ही रहेगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर से बारिश हो जाएगा। ठीक है, जो याद रखने वाली चीज़ है इसमें, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल। इस ग्राफ से कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक है, ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल तो आपको पता ही होगा, अगर 2 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, 4 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, 6 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, 7 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है किसी टाइम पीरियड में, पहले का 2 सेंटीमीटर का कितना होगा? 2। अब जो नेक्स्ट घंटे में आए, समझ लो ये पहले घंटे में हुआ, ये दूसरे घंटे में हुआ, ये तीसरे घंटे में हुआ, ये चौथे घंटे में हुआ। पहले का तो 2 के उससे हो रहा है बारिश, कोई मतलब नहीं। चौथे में क्या होगा? दूसरे में क्या होगा? 4 सेंटीमीटर प्लस ये 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर दूसरे में ये 6 प्लस कर लेंगे, तीसरे में 6 + 6 कितना होगा? 12 सेंटीमीटर की बारिश हो रही है, फिर उसमें 7 प्लस कर लेंगे आगे। ये होता है एक्यूमुलेटेड रेनफॉल बढ़ते हुए। ठीक है, फिर इसमें कुछ भी याद नहीं करना है, ग्राफ सिर्फ ये याद रखना, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसे लिखने वाली चीज़ है, सबसे पहले लिखना मास कर्व में जो लिखने वाली सबसे पहली चीज़ है वो है सबसे पहले कि इट इज़ प्लॉट ऑफ द accumulated rainfall versus intensity, accumulated rainfall versus time it is a plotted of the accumulated rainfall versus टाइम का ग्राफ किस में होता है? इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है, ये आ सकता है क्योंकि एक जगह पे रिवर्स क्रोनोलॉजिकल चलेगा, वो भी बता दूंगा। और ये वाला कौन सा होता है? ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? जो पहले आया होगा, जैसे मतलब 2000 में बारिश कुछ 15 सेंटीमीटर हुई होगी, मतलब 150 हुई होगी। 2001 में कुछ 152 हुई होगी। 2002 में कुछ 154 हुई होगी।
तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है, जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। ये याद रखने कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से कौन सा चलता है, मास कर्व चलता है। याद रखने वाली सिर्फ यही है कि एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनता है, ठीक है। दूसरी बात, इट गिव्स वेरियस information such as duration and magnitude of storm। मास कर्व की हेल्प से हम स्टॉर्म की ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड का भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे लिखना जो तीसरा पॉइंट है इसका, कि मास कर्व हमको कौन कौन सा रेन गेज देता है, कौन कौन से रेन गेज देता है हमको, मास कर्व दिखता है। ये लिखना है इसमें, रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोट टाइप रेन गेज, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्लोट टाइप को क्या बोलते हैं हम, नेचुरल साइफन एंड वेइंग बकेट रेन गेज, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोट टाइप रेन गेज एंड वेइंग बकेट रेन गेज gives the mass curve। ठीक है, कौन कौन से, फ्लोट टाइप और वेइंग टाइप बकेट रेन गेज मैंने बताया था कि वो मास कर्व देते हैं हमको, ठीक है। जो टिपिंग बकेट होता है, टिपिंग बकेट क्या देता है हमको, वो इंटेंसिटी देता है हमको, ठीक है। क्या देता है, इंटेंसिटी देता है। और जो मास कर्व वाला होता है वो मास कर्व कौन कौन देता है, एक तो फ्लोट टाइप देता है और एक कौन सा देता है, वेइंग बकेट रेन गेज देता है, ठीक है। उसके बाद तो जो इसमें याद करने वाली चीज़ है वो सिर्फ यही है कि जो ग्राफ बनता है इसमें वो किसके बीच में बनता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बनता है। जो याद करने वाला, जो पेपर में आता है वो यही आने वाला है। क्योंकि पेपर में कुछ जैसे क्वेश्चन पर आ गया कि कौन सा ग्राफ है जो एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में बनता है। ऑप्शन ए में हाइटोग्राफ आ जाएगा, हाइटोग्राफ आ गया। बी में डीएडी कर्व आ गया। थर्ड में आ गया हमारे पास डबल मास कर्व। चौथा आ गया हमारे पास मास कर्व। तो वहाँ पे क्या लगाओगे आप, मास कर्व। ये क्वेश्चन आते हैं, एई में बहुत आते हैं, तो आ सकता है ये एग्जाम में। याद रखना, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम, मास कर्व देता है हमको, मास कर्व का। और जो हाइटोग्राफ का बनता है, वो किसके बीच में बनता है, वो बनता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल सेंटीमीटर पर आवर वर्सेस टाइम के बीच में। ये याद रखना है, यही दो याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रुकिए। तो फ्रेंड, हमने अभी तक पढ़ लिया प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल। अब पढ़ेंगे हम मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ एन एरिया ओवर एन एरिया, ठीक है। अगर किसी
हमको पता करना हो कि इस पूरे एरिया में कितनी रेनफॉल हुई है, वो बताना है। क्योंकि अगर यहाँ मानो कि अगर सिर्फ एक रेन गेज लगा होगा, अगर एक ही रेन गेज लगा होगा तो वो सिर्फ इसी एरिया का अपना रेनफॉल बता सकता है, वो इस एरिया का नहीं बता सकता। हो सकता है इस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही हो, इस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही हो, इस एरिया में ज़्यादा बारिश हो रही हो, यहाँ पे कम हो रही हो, यदि यहाँ पे कम हो रही हो, यहाँ पे ज़्यादा हो रही हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा रेनफॉल लगाओगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ लगे हुए हैं, सबसे ज़्यादा रेन गेज कौन सी कंट्री में लगे, कौन सी कंट्री में लगे हुए हैं, वो है इज़राइल में, ठीक है। इज़राइल में लगे हुए हैं, ये याद रखना। एक बार आया था एई में कि सबसे ज़्यादा रेन गेज कौन सी कंट्री में लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं इज़राइल में लगे हुए हैं। तो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बता रहा था कि अगर एक ही स्टेशन होगा, एक रेन गेज लगा होगा, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है। एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं दे पाएगा, क्यों नहीं दे पाएगा, वो केवल इस एक अपने एरिया का दे पाएगा कि इस एरिया पे कितनी बारिश हो रही है, पर वो यहाँ का नहीं बता पाएगा, यहाँ का नहीं बता पाएगा, यहाँ का नहीं बता पाएगा, कहीं का भी नहीं बता पाएगा। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेन गेज लगाते हैं ताकि हमको एक्यूरेट रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। फिर पढ़ते हैं, इसमें तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है अरिथमेटिक मीन मेथड। दूसरा होता है हमारे पास थीसन पॉलीगन मेथड, अरिथमेटिक मीन मेथड, और तीसरा होता है आइसोहेटल मेथड। ये क्या होता है, ये लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। थीसन पॉलीगन मेथड अरिथमेटिक से तो ज़्यादा होता है एक्यूरेट, अरिथमेटिक से, ठीक है, अरिथमेटिक से ज़्यादा एक्यूरेट होता है, बट जो आइसोहेटल होता है उससे कम होता है, उससे लेस होता है एक्यूरेट। और ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड होता है, ठीक है, एक्यूरेट मेथड होता है ये। तो अब इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला आता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन मेथड। अब हम क्या निकाल रहे हैं, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया, कि मतलब जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर, यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर, यहाँ पे मान लें यहाँ पे 15, यहाँ पे 16, यहाँ पे 17, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर की बारिश हुई। तो हम इनका मीन निकालते हैं, एक एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एक एवरेज निकालेंगे हम, इसमें एक एवरेज निकाल देंगे इनका कि भाई इस इतने की, मान लो कि अगर एक 15 की बारिश हुई, 16 की बारिश हुई, 4 स्टेशन लगे, 17 की बारिश हुई, 18 की बारिश हुई, ठीक है। 4 से डिवाइड कर देंगे, इसका एवरेज आ जाएगा। हम मान लेंगे कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में इतने एवरेज से बारिश हो रही है, ठीक है। अब इसके बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। तो जिसका पहला पॉइंट है वो लिखना, दिस इज़ लेस एक्यूरेट, ठीक है, लेस एक्यूरेट। जो बी पॉइंट है वो है दिस मेथड इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन रेनफॉल distribution is
कांस्टेंट थ्रू आउट द कैचमेंट, कांस्टेंट थ्रू आउट द कैचमेंट। अब कैसे, क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लो ये एक एरिया है, ठीक है, ये एक एरिया है, 5 रेन गेज लगे हुए हैं, 5 क्या लगे हुए हैं, रेन गेज लगे हुए हैं। तो मानो कि यहाँ पे 15 की बारिश हुई, यहाँ पे 16 की बारिश हुई, यहाँ पे 17 की बारिश हुई, यहाँ पे 18 की बारिश हुई, यहाँ पे 14 की बारिश हुई। तो जो यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, तो जो यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट है बिल्कुल। कि मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पे 15 की बारिश हो रही तो एक जगह पे 25 की बारिश हो रही, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आसपास की वैल्यू है ये, ठीक है। तो क्या करेंगे हम फिर, इनका एवरेज निकाल लेंगे इसके बाद, ठीक है। तो जो इसमें फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास पी एवरेज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 Pn तक अपॉन n, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि इसका क्वेश्चन भी आ सकता है यार, जैसे दे देंगे कि एक स्टेशन पे 15 की बारिश हो रही है, बी स्टेशन पे 18 बारिश हो रही है, थर्ड स्टेशन पे 19 बारिश हो रही है, फोर्थ स्टेशन पे 20 बारिश हो रही है। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनका अरिथमेटिक मीन मेथड से आंसर निकालो, रेनफॉल की एवरेज रेनफॉल निकालो। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, P1 P2 P3 P4 15 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 20 अपॉन में 4 करके इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा थीसन पॉलीगन मेथड, ठीक है, थीसन पॉलीगन मेथड। इसमें बहुत कुछ होता है यार, जैसे मतलब कहीं पे क्या होगा कि कुछ थीसन पॉलीगन में कैसा होगा, थीसन पॉलीगन में जो आपको समझना नहीं है, वैसे आना वाना है नहीं एग्ज़ाम में, टाइम वेस्ट वाली बात है कि इसमें क्या होगा, कोई स्टेशन यहाँ होगा, कोई स्टेशन यहाँ होगा, कोई स्टेशन यहाँ होगा, कोई स्टेशन हो सकता है, कोई स्टेशन बाहर भी हो, कोई स्टेशन यहाँ बाहर भी हो। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्हें जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद इनको क्या करेंगे, एक बाइसेक्टर कहते हैं, इन्हें छोटे छोटे ट्रायंगल्स में काट लेंगे, छोटे छोटे ट्रायंगल्स में काट लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या बता रहा था मैं आपको, फिर इसमें छोटे छोटे इसको ट्रायंगल के फॉर्म में काटने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है यार, ये कुछ आएगा है नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसी से सिंपल चीज़ें याद रखना, जितने छोटे नोट्स बनेंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो दूसरा लिखना आप थीसन पॉलीगन मेथड, जो थीसन पॉलीगन मेथड है, क्योंकि यार मैं वही कराऊंगा जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। जो बाकी जो एग्ज़ाम में आना नहीं है वो मैं कराऊंगा नहीं। क्या फ़ायदा है इसको पता करके कि मानो ये यहाँ पे कोई बाहर एरिया है, फिर आप उसमें ड्रॉ करोगे, ठीक है, ड्रॉ करोगे, उनको मिलाओगे, फिर उसके बाद बाइसेक्टर की हेल्प से वहाँ पे ट्रायंगल्स बनाओगे, तो फ़ायदा क्या होगा इसमें। इससे बड़े सीधा सीधा जो बता रहा हूँ वो लिखते रहना, वो ज़्यादा आएंगे एग्ज़ाम में। सबसे पहले लिखना उसमें थीसन पॉलीगन मेथड, थीसन पॉलीगन मेथड आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं हम, वेटेड एरिया मेथड। किस नाम से जानते हैं, वेटेड एरिया मेथड। किसको, थीसन पॉलीगन मेथड को। ये याद रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है, यही ऐसा आ जाएगा कि वेटेड एरिया मेथड से किसको जानते हैं, थीसन पॉलीगन मेथड को जानते हैं, या तो ऐसा आ जाएगा कि थीसन पॉलीगन मेथड को और किस नाम से जानते हैं, वेटेड एरिया मेथड के नाम से जानते हैं,
ठीक है। दूसरा, इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरा क्या होगा, इसका फॉर्मूला याद रखना, पी एवरेज इक्वल्स टू P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 सो ऑन P4 PN AN तक अपॉन टोटल एरिया। अब ये भी बता देता हूँ कैसे आया। मानो ये कोई स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने पूरा बना दिया है इसको, अब ट्रायंगल्स बन गए हैं। ढंग से बना देता हूँ एक बार, एक मिनट में। मानो कोई ये ऐसा एरिया है, एरिया कैसा भी हो सकता है, 1 2 3 4, एक स्टेशन बाहर है, तो हम इसको एक यहाँ पे मान लो, पहले तो जोड़ेंगे। कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए इसमें, सबसे पहली बात। और जो बाइसेक्टर चाहिए वो किसी भी स्टेशन को नहीं काटनी चाहिए, ठीक है। तो बाइसेक्टर यहाँ तक, ये गलत बन गया, तो मतलब ये एक स्टेशन बन जाएगा, एक स्टेशन ये बन जाएगा, और क्या बन सकता है, और भी बन जाएंगे। तो क्या होगा, इसमें जो बोला हुआ है वेटेड एरिया मेथड, वो क्यों बोला हुआ है, क्योंकि जो ये वाला होगा ये एक एरिया बताएगा, जो ये वाला होगा वो एक एरिया बताएगा, जो ये वाला होगा वो एक एरिया का बताएगा, जो ये वाला होगा वो दूसरे एरिया, इस वाले एरिया का बताएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं वेटेड एरिया मेथड। मान लो ये कोई पहला रेन गेज है तो वो अपने एरिया का बताएगा, ठीक है। दूसरा वाला अपने एरिया का बताएगा, तीसरा वाला अपने एरिया का बताएगा। तो P1 A1 P2 A2, इसलिए जब ये लिखा हमने P1 A1 प्लस P2 A2 प्लस P3 A3 लिखा, उसके बाद हमको इसको टोटल एरिया से, जो ये टोटल एरिया है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा P एवरेज आ जाएगा, ठीक है। जो इसमें याद रखने वाली चीज़ है वो है हमारे पास कि ये वेटेड एरिया मेथड होता है। फिर जो लास्ट है, और ये याद रखना कि कौन सा वाला एक्यूरेट होता है, कौन सा वाला लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। फिर आता है एक छोटा सा नोट लिखना, नोट कि जो थीजन पॉलीगन मेथड होता है, जो थीजन पॉलीगन मेथड होता है, थीजन पॉलीगन मेथड इज़ रिलायबल ओनली फॉर प्लेन एरियाज। क्यों होता है ये प्लेन एरिया के लिए यूज़ क्यों करते हैं सिर्फ प्लेन एरिया में, क्योंकि ये जो एलिवेशन का डिफरेंस है उसको नहीं ले पाता, अकाउंट नहीं कर पाता, ठीक है। एलिवेशन डिफरेंस को नहीं ले पाता, इसलिए उसको सिर्फ प्लेन एरिया में यूज़ करते हैं। किसको करते हैं, थीजन पॉलीगन मेथड को, ठीक है। अब आगे लिखना, आगे लिखना आप। थर्ड आता है हमारे पास आइसोहेटल मेथड। कंटूर पढ़ा होगा आपने सर्वेइंग में, कंटूर ऐसे कुछ बने होते हैं, कंटूर लाइंस, तो उसी की तरह है ये भी। इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। मानो कोई एरिया है ये, ठीक है, कोई एरिया है, बराबर रेनफॉल होनी चाहिए यहाँ पे। क्या होता है, बराबर रेनफॉल हो रही, यहाँ पे बराबर, इस पूरे लाइन में बराबर रेनफॉल हो रही होगी, इस पूरे लाइन में बराबर रेनफॉल हो रही होगी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ये A1, ये एरिया 2, ये एरिया 3, ये एरिया 4, ये P0 P1 P2 P3 P4। ये बारिश के बारे में बता रहा है कि इस पूरी जगह में इक्वल रेनफॉल हो रही है, इस पूरी जगह में इक्वल रेनफॉल हो रही है, इस पूरी जगह में इक्वल रेनफॉल हो रही है, इस पूरी जगह में इक्वल रेनफॉल हो रही है, ठीक है। तो इसमें लिखना आइसो हाइट is a line joining the points of equal rainfall। ये आ सकता है डैश इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द इक्वल रेनफॉल। क्या होता है, आइसो हाइट होता है,
इक्वल रेनफॉल, ठीक है, इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड एंड और आइसो हाइट्स द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। एग्जाम में ये भी आ सकता है, डैश इज़ द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल, तो क्या है, आइसो हाइट्स, ठीक है, इसे नोट बना के लिख लेना, आइसो हाइट द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। इसमें लिखा ना, आइसो हाइट इज़ अ लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल। इधर भी रेनफॉल सेम है, 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 इधर भी रेनफॉल सेम है। तो क्या कर रहा है, एक लाइन ड्रॉ हो रहा है इक्वल रेनफॉल के लिए, ठीक है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, विद द हेल्प, जो हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, हम किसके हेल्प से करते हैं, सर्वे में पढ़ा होगा हमने, प्लेनीमीटर से। किससे करते हैं, प्लेनीमीटर से। ये सर्वे के लिए भी ज़रूरी है। प्लेनीमीटर से क्या फाइंड करते हैं हम, एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है। एरिया किससे फाइंड करते हैं, प्लेनीमीटर से, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कि जो आइसोहेटल मेथड होता है, वो क्या होता है हमारे पास, वो मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है। किन दोनों से होता है, एक तो होगा थीजन पॉलीगन मेथड से, और एवरेज मीन मेथड से, ठीक है। ये लेस होता है, लेस एक्यूरेट, ठीक है। ये याद रखना कि एवरेज वाला क्या होता है, लेस होता है, आइसोहेटल वाला मोर एक्यूरेट होता है। और थीजन पॉलीगन में क्या याद रखना हमको, सिर्फ ये क्या याद रखना है, किसको बोलते हैं हम, वेटेड एरिया मेथड, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला भी नहीं आएगा इसका एग्ज़ाम में, सिर्फ यही आता है कि इसका नाम क्या है, दूसरा क्या है, क्योंकि स्टेट के जेईई में सिर्फ खेल होता है नामों का, ये है कि इनका अनदर नेम क्या है, बाकी कुछ नहीं आता है। बाकी जो इसका क्वेश्चन है वो भी एई में आते हैं, इसमें भी नहीं आएगा, जेईई में आते ही नहीं है इनके क्वेश्चन। तो जिसका फॉर्मूला है वो क्या आएगा, पी एवरेज कैसे निकलेगा, पी नॉट प्लस पी वन अपॉन 2 इंटू एरिया 1 प्लस P1 प्लस P2 अपॉन 2 इंटू एरिया 2, ये हो गया। फिर आगे ऐसी P2 प्लस P3 अपॉन 2 इंटू एरिया 3 प्लस P3 प्लस P4 2 इंटू एरिया 4। किससे डिवाइड करेंगे इसको, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, एरिया 4, या इन्हीं को पूरा ऐसे लिख देना, टोटल एरिया। ये इसका फॉर्मूला है। ये भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो याद करने की ज़रूरत है ये इसमें ये है कि द कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है। आइसोहेटल मेथड को क्या बोलते हैं हम, कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल। जो दूसरी चीज़ इसमें याद रखने वाली चीज़ है, मोर एक्यूरेट होता है, ये मोर एक्यूरेट होता है, ठीक है, मोर एक्यूरेट होता है। और एक याद रखना, सिर्फ जो एई के एग्ज़ाम में तो यही आता रहता है बार बार, बहुत बार आए क्वेश्चन, 10 से 15 बार अभी तक तो, और आगे भी आए होंगे, वो क्वेश्चन पेपर तो है नहीं। तो जो ये है कि ये वाला कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल, ये वाली लाइन याद रखना हमेशा कि लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इक्वल रेनफॉल की जो
लाइन को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनती है, इक्वल रेनफॉल को ज्वाइन करते हुए जो लाइन बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं आइसोहेटल मेथड। आइसोहेटल मेथड, याद रखना है इसको। उसके बाद आगे जो आगे है वो है, कुछ डिसएडवांटेज भी है इसके, ये भी याद रखना, ये भी आ सकता है कि इनमें से पहचानो डिसएडवांटेज कौन सा है या एडवांटेज कौन सा है आइसोहेटल मेथड के। तो सबसे पहले अगर डज नॉट गिव्स गुड रिजल्ट if number of isoheight is less। अब क्या कहना चाह रहा है ये? मानो ये कोई एरिया है, इक्वली रेनफॉल पे ये लाइन बना रखी हमने। अब अगर हम ऐसे बनाएं, पास के लाइन बनाएंगे, बिल्कुल पास, तो ये क्या देगा हमको? मोर एक्यूरेट रिजल्ट देगा ना, मोर एक्यूरेट, क्योंकि एरिया भी कम है तो ये पूरा हमको एक्यूरेट आंसर देगा। बट अगर हमने मान लो एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना रहे हैं, एरिया ज़्यादा बड़ा हो गया, हो सकता है इधर ज़्यादा बारिश हो रही हो, यहाँ पे कम हो रही हो, पता नहीं चलेगा हमको, तो रिज़ल्ट क्या होगा हमारा? उतना प्रॉपर ढंग से नहीं आएगा रिज़ल्ट। ठीक है, तो फिर इसके आगे लिखेंगे हम। सेकंड पॉइंट है टाइम टेकन, बहुत टाइम लग जाएगा। अभी एरिया है, इसके ऊपर हम ये लाइन ड्रॉज करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, फिर जाके हमको पता चलेगा। टाइम टेकन है। तीसरा है रिक्वायर्ड स्किल्ड मैन पावर। ठीक है, चौथा है हमारे पास आइसोहेट्स चेंजेस विद द चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। डज नॉट, अगर कम लगाएंगे, आइसोहेट को कम वो करेंगे, रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा, टाइम ज़्यादा लगता है, स्किल्ड लेबर्स लगते हैं इसमें, मैन पावर लगेगा, स्किल्ड मैन पावर लगेगा, ज़्यादा लोग लगेंगे। आइसोहेट चेंजेस द रेनफॉल के पैटर्न, कभी कम बारिश है, कभी ज़्यादा बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा? आइसोहेट चेंज विद द चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, फिर एक कुछ इसके क्वेश्चन देख लेना, अगर लगाना चाहते हो तो लगा लेना यार, वैसे मेरी मानोगे तो ये याद रखना ज़्यादा। ठीक है, ये याद रखना ज़्यादा। तो फ्रेंड, जो आज हमने पूरा पढ़ा उसकी समरी याद रख लेते हैं कि हमें इसमें से याद क्या रखना है। तो सबसे पहले हाइटोग्राफ क्या होता है? किसके बीच में कर्व बनता है? इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में, क्योंकि जितना छोटा आपका क्या कहते हैं इसको यार, जितने छोटे आपके नोट्स होंगे उतना सही रहेगा आपके लास्ट टाइम पे याद करने के लिए। बड़ा नोट्स बनाओगे फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी, छोटा नोट्स बनाना। हाइटोग्राफ इंटेंसिटी वर्सेस रेनफॉल टाइम के बीच में कब बनता है। दूसरा जो मास कर्व होता है, मास कर्व ऑफ रेनफॉल, उसमें क्या होता है? उसमें किसके बीच में बनता है? एक्यूमुलेटेड रेनफॉल वर्सेस टाइम के बीच में, ये याद रखने वाली चीज़ है। बाकी फिर आगे
बाकी जो आगे है इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है, फिर आता है हमारे पास, फिर हमने मीन प्रेसिपिटेशन पढ़ा था। उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अरिथमेटिक क्या होता है, थीसन पॉलीगन मेथड क्या होता है और आइसोहेटल क्या होता है। तो सबसे पहले अरिथमेटिक में क्या याद करना है हमको, सिर्फ लेस एक्यूरेट, ये बहुत लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है, लेस एक्यूरेट, और कुछ भी नहीं है इसमें याद करने के लिए। दूसरा है हमारे पास थीसन पॉलीगन मेथड। इसमें क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ ज़्यादातर ये याद रखना है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, अनदर नेम क्या है इसका अनदर नेम है वेटेड एरिया मेथड, ये आल्सो नोन एज वेटेड एरिया मेथड। तीसरा आइसोहेटल में क्या याद रखना है हमको, क्या करता है ये, क्या होता है ये होता है, पहला याद रखना इसमें कंटूर ऑफ इक्वल रेनफॉल, ठीक है। दूसरा लाइन जॉइनिंग ऑफ इक्वल रेनफॉल, ये चीज़ याद करने वाली चीज़ें, ये चीज़ें याद रखनी है, इन्हीं में घुमाएगा क्वेश्चन सारे, जितना भी घुमाएगा। इसमें याद रख लेना, जो इसका एरिया नापते हैं वो किससे नापते हैं, प्लानीमीटर से। ये याद रखना यार, यही आता है एग्ज़ाम में। कहीं आप क्वेश्चनों के चक्कर में पढ़ोगे, न्यूमेरिकल के चक्कर में पढ़ोगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा आना है नहीं। अब लगा लो अगर 30 से 35 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 28 से 32 क्वेश्चन तो थ्योरी रहेगी, सिर्फ 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल होगा। वो भी बता देता हूँ, एक तो यही वाला होगा, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज वाला होगा, बाकी एक आगे भी है, उनमें से भी होगा। बस थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना, छोटे छोटे नोट्स बनाना, वो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है। शेयर करना, लाइक करना यार वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड।